सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 4 में आगे के सवाल देखेंगे। बराबर, जो पेज नंबर 140 पर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मंजू, प्रभा और मीना एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। उनके लाभ हानि वितरण का प्रमाण 5-3-2 का है। लाभ हानि का बदल का प्रमाण 3-2-1 का किया है। तो यहाँ पुराना जो अनुपात है वो ध्यान में लेंगे। हमें यहाँ पे पुराना कौन सा दिया है, 5-3-2 का जो दिया है। बदल कर जो किया है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। माने लाभ हानि हम इस भाग में बांटेंगे। बराबर, इससे उन्होंने अपनी पीढ़ी की संपत्तियों और दायित्व का पुनः मूल्यांकन निश्चित किया। निम्नलिखित माहिती से पीढ़ी की बही में पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करो और पुनः मूल्यांकन बाद की पक्की तलपट तैयार कीजिए। हमारे पुनः मूल्यांकन खाता भी बनाना है, उसके बाद की पक्की तलपट भी बनानी है। तो यहाँ पर पूंजी खाता चालू खाता दोनों दिए, तो हम यहाँ चालू खाता बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पर तारीख भी दी है 31/3/17। तो लिखेंगे हम पहले आंसर 11 में 31/3/2017 के रोज का पुनः मूल्यांकन खाता। फिर वही साझेदारों का चालू खाता। मंजू, प्रभा और मीना की साझेदारी पेढ़ी का 31/3/2017 के रोज की पक्की तलपट। बराबर है, पक्की तलपट बनाएंगे। पूंजी दायित्व रकम रुपये, संपत्ति लेना रकम रुपये। चालू खाते में भी 3 साझेदार हैं, तो विवरण मंजू, प्रभा, मीना। विवरण मंजू, प्रभा और मीना। बराबर, यहाँ विवरण लिखेंगे हम। सबसे पहला कार्य हमारा समायोजन टिक करना। फर्स्ट समायोजन में दिया है जमीन मकान की कीमत है, तो जमीन मकान में टिक किया हमने। सेकेंड है फर्नीचर, तो फर्नीचर में टिक किया करेंगे। थर्ड है यंत्र, तो यंत्र में टिक करेंगे। अंतिम स्टॉक, तो अंतिम स्टॉक में टिक करेंगे। देनदार है 5वां, तो देनदार में टिक करेंगे। छठा समायोजन लेनदार का है, तो लेनदार में टिक करेंगे। 7वां समायोजन बैंक लोन का है, तो बैंक लोन पर टिक करेंगे। ये जितनी भी एंट्री टिक की है वो इनर कॉलम में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे हम? इनर कॉलम में। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंट्री रखते हैं। सबसे पहले संपत्ति ऋण पक्ष की एंट्री हम पक्की तलपट में संपत्ति ऋण पक्ष में ही लिखेंगे। जिसमें टिक है वो इनर कॉलम में लिखने की। जैसे जमीन मकान हमारे पास कितना दिया है, 1 लाख। बराबर, जमीन मकान 1 लाख टिक है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे। ब्लैक अक्षर में मैंने लिखा है जमीन मकान, बाहर की जगह अंदर में लिखा हमने 1 लाख, क्योंकि समायोजन है। फिर यंत्र, यंत्र कितने का है, 50,000, तो 2 लाइन छोड़कर लिखेंगे यंत्र ठीक है, तो इधर कॉलम में 50,000। फिर फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है, 30,000, तो 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे फर्नीचर इधर कॉलम में 30,000। फिर है विनियोग 50,000, विनियोग में समायोजन नहीं दिया है, तो वो आउटर कॉलम में लिखेंगे विनियोग आउटर कॉलम में 50,000। फिर है अंतिम स्टॉक 40,000, तो अंतिम स्टॉक 40,000 है। ठीक है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे संपत्ति लेना पक्ष में अंतिम स्टॉक इनर कॉलम में 40,000। आगे लिखा है देनदार 25,000, देनदार हमारी संपत्ति है, तो लिखेंगे संपत्ति लेना पक्ष में इनर कॉलम में लिखेंगे देनदार 25,000। आगे है लेनी हुंडी, लेनी हुंडी लिखेंगे लेना पक्ष में कितने हैं, 5,000, तो 1 लाइन छोड़ के 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे लेनी हुंडी 5,000। और रोकड़ से हमारी प्रॉपर्टी है 40,000, तो रोकड़ संपत्ति लेना पक्ष में ही लिखेंगे रोकड़ से 40,000। इस प्रकार हमने यहाँ पे बहुत ही सरल संपत्ति लेना पक्ष की एंट्रियाँ बराबर संपत्ति लेना पक्ष में ही लिखी। जिसमें टिक था वो इनर में लिखी, जो नहीं था वो बाहर रख दी। अब पूंजी दायित्व क्या आते हैं, पूंजी दायित्व में पूंजी खाता चालू खाता दोनों हो, तो हम यहाँ चालू खाता बनाते हैं। इससे पूंजी जाएगा पूंजी दायित्व में मंजू, प्रभा और मीना डेट 40 और 30 लिखेंगे। पूंजी दायित्व में पूंजी मंजू, प्रभा और मीना डेट 40 और 30, टोटल कितना हुआ, 2,20,000। चालू खाता दिया है तीनों का 10, 20, 9। मंजू, प्रभा और मीना का जमा पक्ष पूंजी दायित्व तो जमा होता है, तो जमा पक्ष में चालू खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे हम, चालू खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे हम। शेष आगे लाए 10, 20 और 9। 12% की बैंक लोन 30,000, कोई भी लोन जाएगी पूंजी दायित्व में, दायित्व में लिखेंगे 12% की बैंक लोन 30,000। समायोजन है तो इनर कॉलम में। आगे लेनदार, लेनदार हमारा दायित्व है, तो 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे लेनदार इनर कॉलम में 40,000। देनी हुंडी, देनी हुंडी भी दायित्व है, तो दायित्व में लिखेंगे देनी हुंडी 10,000।
इस प्रकार हमने सभी प्रकार की एंट्रियाँ रख दी। अब हम आते हैं समायोजन की ओर। फर्स्ट समायोजन, ज़मीन मकान की कीमत 25% से वृद्धि कीजिए। माने ज़मीन मकान की कीमत में 25% बढ़ाने हैं, वृद्धि करनी है, तो प्लस करेंगे। वृद्धि है तो ज़मीन मकान 1 लाख के थे, प्लस 25% वृद्धि है तो 1 लाख का 25% 25,000 होगा। प्लस करके बाहर रखेंगे 1,25,000। वृद्धि होने से हमें लाभ होगा। लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे ज़मीन मकान खाते 25,000। इस प्रकार एक समायोजन के 2 असर देंगे। एक तो वृद्धि है तो ज़मीन मकान में प्लस किया, और दूसरी एंट्री पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे ज़मीन मकान खाते। आगे है फर्नीचर की कीमत 10% से घटाई है, घटाना है तो माइनस करेंगे। तो फर्नीचर जो इनर कॉलम में लिखा है तो माइनस करेंगे 10% की कमी, तो 30,000 में से 10% कम हो जाएंगे, बचे कितने 3,000 में घटा दो 10%, तो 27,000 बाहर। कमी है तो नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे फर्नीचर खाते 3,000। आगे यंत्रों की कीमत 80% रखनी है तो टोटल कीमत 100% होती है। अगर 100% कीमत की जगह 80% रखेंगे तो 20% की क्या होगी, कमी। फिर से एक बार, टोटल का कोई भी प्राइस 100% होती है, उसका 80% रखनी है तो 20% की क्या करेंगे, कमी। किस में कमी करेंगे, यंत्र में। तो हम यंत्र में से माइनस करेंगे, यंत्र 50,000 माइनस 20% की कमी, तो 50,000 का 20% 10,000 कम कर दो, बचे कितने आउटर में 40,000। कमी होने से हमें नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार कितने आएंगे 10,000। तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे यंत्र खाते 10,000 बराबर। आगे अंतिम स्टॉक की वही कीमत बाजार कीमत की अपेक्षा 5,000 अधिक है, तो हम तो अंतिम स्टॉक कम कीमत पर गिनते हैं। कौन सी कीमत पर गिनते हैं, कम कीमत पर। तो अंतिम स्टॉक की वही कीमत बाजार कीमत की अपेक्षा 5,000 अधिक कीमत को ध्यान में लेते नहीं है, तो उन्होंने बाजार कीमत की अपेक्षा अंतिम स्टॉक की कीमत अधिक गिनी है, तो उन्होंने गलत गिनी है। गलत गिनी है तो क्या करेंगे, माइनस। एक बार समझो अच्छी तरह से, बहुत सारे स्टूडेंट्स अधिक है तो प्लस करके आते हैं, तो जो गलत हो जाएगा। उन्होंने लिखा है कि अंतिम स्टॉक की वही कीमत बाजार कीमत की अपेक्षा 5,000 अधिक है। तो क्यों अधिक है, उससे बाजार कीमत पर होना चाहिए, कम कीमत पर होना चाहिए था, पर उन्होंने 5,000 अधिक कीमत पर दर्शाया है, जो गलत दर्शाया है। इसे अंतिम स्टॉक में से क्या करेंगे, माइनस। तो अंतिम स्टॉक में 40,000 माइनस करेंगे, कमी 5,000, आउटर में 35,000। अंतिम स्टॉक में कमी होने से नुकसान होगा, संपत्ति में कमी हुई तो नुकसान हुआ, नुकसान है तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार अंतिम स्टॉक 5,000 बराबर। 4,000 हो गए। समायोजन आगे का 5वां, देनदारों, ये भी अच्छा समायोजन। देनदार पर कुल 2,500 की डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करना है। कुल डूबत ऋण अनामत 2,500 है, तो टोटल बैलेंस डूबत ऋण अनामत देनदार में से माइनस करेंगे। देनदार 25,000 माइनस डूबत ऋण अनामत टोटल कितनी है 2,500। 25,000 में से 2,500 का 22,500 आउटर में आएंगे। नुकसान है तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में डूबत ऋण अनामत टोटल कितनी थी 2,500, और पहले वाली पक्की तलपट में हमें कितने दिए डूबत ऋण अनामत 1,000। मान 1,000 निकाल दो, 2,500 में से 1,000 तो पुरानी थी, तो बची कितनी 1,500। इसका ये साल की 1,500 ही होगी बराबर, 2,500 नहीं। तो ये पुरानी घटाने की भूल रेखा है। एक बार फिर से उन्होंने लिखा है कुल 2,500 की डूबत ऋण अनामत रखनी है। टोटल हो तो टोटल पे देनदार में से क्या कर दोगे माइनस 2,500, फिर वही का वही पुनः मूल्यांकन खाते क्या करोगे उधार, उसमें 2,500 में से पुरानी घटा दोगे। पुरानी कितनी है 1,000, तो हमारे वर्षटी कितनी है कि केवल 1,500। आगे का समायोजन के लेनदारों में से 3,000 के लेनदार को अब रकम चुकानी नहीं है। अगर रकम नहीं चुकाएंगे तो लेनदार में से घटा दो। लेनदार से 40,000 माइनस करेंगे, नहीं चुकाने 3,000। अगर हम पैसा नहीं चुकाएंगे तो हमें लाभ होगा, लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे लेनदार खाते 3,000 बराबर। और लास्ट समायोजन, बैंक लोन पर अंतिम 3 मास का ब्याज चुकाना बाकी है। तो बैंक लोन का 3 मास का पहले तो ब्याज निकालेंगे, कितना आएगा, तो बुक में दी है कि 12% की बैंक लोन कितने की है 30,000, प्राइस 30,000 है, रेट 12% है, और मंथ कितने गिनते हैं तो उन्होंने लिखा है 3 मास। तो हम निकालेंगे ब्याज PRN करके, P फॉर प्राइस कितनी है 30,000, रेट 12% है तो 12/100, N फॉर नंबर ऑफ मंथ 3 महीने तो 3/12, सादुरूप देंगे तो कितना आएगा 900। इसका लोन पर ब्याज 900 आएगा, तो लोन पर ब्याज लोन में प्लस करेंगे, प्लस चुकाना बाकी ब्याज 900। 30,000 लोन और 900 ब्याज को मिला के कितना चुकाना पड़ेगा 30,900।
ब्याज चुकाएंगे, खर्च होगा, नुकसान होगा। पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे लोन पर ब्याज 900, बराबर है। अभी हमने सभी समायोजन की एंट्री और सभी समायोजन और एंट्रियाँ रख दी। अब हम खाता बंद करेंगे। पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष का जो अधिक आता है 28,000, हमने यहाँ लिखा 28,000, ये सभी रकम माइनस कर दी, डिफरेंस आया 7,600, बराबर है। इन 7,600 को कैसे भाग में बांटेंगे, तो उन्होंने दो बदल कर भी किया, पुराना भी है। पुराना कितना है 5, 3, 2, तो हम यहाँ पे पुराने भाग में लाभ हानि का अनुपात बांटेंगे। कौन से भाग में बांटेंगे हम, पुराने भाग में। पुराना माने कौन सा होगा 5, 3, 2, तो हम यहाँ पे जो डिफरेंस निकला 7,600 उसको लाभ पूंजी खाते बांटेंगे 5, 3, 2 में। 5 तो 3 8 और 2 10, तो 5/10, 3/10, 2/10 करोगे 7400 का, तो 3800, 2280 और 1520 मंजू प्रभा मीना को जाएगा। ये पुनः मूल्यांकन खाते उधार है, तो यहाँ उधार है, ये पूंजी खाते की जगह यहाँ पे कौन सा खाता बनाया हमने, चालू खाता। तो हम यहाँ पर पूंजी खाते की जगह कौन सा खाता लिखेंगे, हम यहाँ पे चालू खाता। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, चालू खाते जाएगा। अगर ये यहाँ पे उधार है तो नीचे क्या करेंगे, जमा पक्ष में लिखेंगे मंजू में 3800, प्रभा में 2280 और मीना में 1520। इन तीनों सबका टोटल करोगे तो यहाँ लिखोगे रिया, यही टोटल आगे ले जाओगे, इसको कहेंगे शेष आगे ले गए। क्या है ये, चालू खाता जाएगा। पूंजी दायित्व पक्ष में ये उधार है, तो यहाँ जमा में जाएगा चालू खाता। मंजू, प्रभा और मीना जो रकम निकली है उनके डिफरेंस की, वही सभी रकम डिफरेंस में हम वहाँ लिख देंगे, बराबर है। तीनों का चालू खाता जाएगा पूंजी दायित्व में, और टोटल करके वहाँ लिखेंगे 46,600। पूंजी दायित्व पक्ष का टोटल करेंगे तो 344,500 आएगा। संपत्ति का पक्ष का टोटल करोगे तो भी 344,500 आएगा, बराबर है। तो ये इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 11 में पूंजी खाता, चालू खाता और यहाँ पे हमारे पास पक्की तलपट बनाकर हमने रखी है। जो आज का होमवर्क जो है वो आप पहले सवाल नंबर 11 तो सॉल्व करोगे ही, बराबर है। फिर आप सॉल्व करोगे उदाहरण नंबर 9, बराबर है। जो टेक्स्ट बुक में है उदाहरण नंबर 9, पेज नंबर 125 पर दिया है उदाहरण नंबर 9, जिसमें आपको पुनः मूल्यांकन खाता और पक्की तलपट बना के दी है। पर चालू खाता बनाना मैंने जैसे बनाया था वैसे, बराबर है। सभी को जय माता दी।